Hello guys, welcome to my YouTube video. Today we are going to solve the daily lead code challenge and today's problem name is maximum number of achievable transfer requests. So the problem statement says that you are given a n buildings in which certain number of employees are working and currently the transfer season is going on and the transfer requests are present in my requests array जहाँ पे जो request of I है that represents कि there is an employee who wants to take a transfer from a building from I to the building to I. ठीक है, but condition क्या है कि जो all the buildings are full, like as of now all the buildings are full, we cannot actually intake any person in any of the building. But condition क्या है, अगर let's say from ith building there is an employee who is leaving the ith building and moving to some other building, so there is a uh, वैकेंसी ऑफ वन एम्प्लॉय क्रिएटेड इन ith बिल्डिंग, तो मैं किसी jth बिल्डिंग से ith बिल्डिंग में एक एम्प्लॉय को ले सकता हूँ, राइट. सो कंडीशन क्या है कि वैसे तो बिल्डिंग्स आर फुल बट लेट्स से सम एम्प्लॉयज आर लीविंग दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग, सो द वैकेंसीज आर क्रिएटिंग एंड दैट कैन बी फुलफिल्ड बाय सम अदर एम्प्लॉयज. ये कंडीशन है. तो हमें रिटर्न करना है कि व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ अचीवेबल रिक्वेस्ट. लाइक इस क्वेश्चन की हम बात करें, सो हमें 5 रिक्वेस्ट गिवन थी एंड हमें बतानी थी हाउ मेनी रिक्वेस्ट आर सेटिस्फाइड. लेट्स टेक दिस एग्जांपल. सो देयर इज अ वन रिक्वेस्ट हु वांट्स टू मूव फ्रॉम बिल्डिंग 3 टू बिल्डिंग 4. लेकिन देखिए बिल्डिंग 4 से देयर इज नो एम्प्लॉय हु इज लिविंग द बिल्डिंग 4. सो बिल्डिंग 4 इज ऑलरेडी फुल, so no one is interested to leave the building 4. So employee from the C employee from building 3 cannot come to the building 4 because the building 4 is already full. So ये रिक्वेस्ट कभी भी एक्सेप्ट नहीं हो सकती. दिस रिक्वेस्ट विल नेवर बी अप्रूव्ड. अब इस चीज को हम कंसिडर करें. लेट्स टेक दिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय एक्स एंड एम्प्लॉय बी. जो एम्प्लॉय एक्स है वो बिल्डिंग 0 से बिल्डिंग 1 में जाना चाहता है, जो एम्प्लॉय बी है वो बिल्डिंग 1 से बिल्डिंग 0 में आना चाहता है. सो जैसे ही बिल्डिंग एक्स को एम्प्लॉय बिल्डिंग 0 को एम्प्लॉय एक्स लीव करेगा तो बिल्डिंग 0 में एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी दैट कैन बी फिल्ड बाय द एम्प्लॉय बी. एम्प्लॉय बी यहाँ पे आ जाएगा. सो बिल्डिंग 1 में फिर से एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी दैट कैन बी फिल्ड बाय द एम्प्लॉय एक्स. सो ये दो रिक्वेस्ट है, ये फुलफिल हो जाएंगी क्योंकि यहाँ एक एम्प्लॉय बिल्डिंग 0 से बिल्डिंग 1 में जा रहा है, एक एम्प्लॉय बिल्डिंग 1 से बिल्डिंग 0 में आ रहा है, राइट. दो रिक्वेस्ट तो ये फुलफिल होगी. उसके बाद देखिए वाइज एम्प्लॉय जो है वो बिल्डिंग 0 से बिल्डिंग 1 में जा रहा है, तो जाने के लिए बिल्डिंग 1 में वैकेंसी चाहिए. तो देखिए एम्प्लॉय ए है वो लीव भी कर रहा है बिल्डिंग 1 को और वो बिल्डिंग 2 में जा रहा है. सो वैकेंसी क्रिएटेड, वाई एम्प्लॉय कैन मूव फ्रॉम बिल्डिंग 0 टू बिल्डिंग 1, राइट. अब एम्प्लॉय ए है वो बिल्डिंग 2 में जा रहा है, तो बिल्डिंग 2 में अभी वैकेंसी है नहीं. लेट्स सी, क्योंकि जो एम्प्लॉय जेड है that is leaving the building 2, so vacancy would be there, so employee can be transferred to the building 2. अब employee Z है that wants to come to the building 0, so employee Y ने building 0 को लीव किया था, तो यहाँ पे डेफिनेटली वन वैकेंसी अवेलेबल है. सो द एम्प्लॉय Z कैन ज्वाइन द बिल्डिंग 0. सो ये जो साइकिल है ऑफ एम्प्लॉय Y A एंड Z की, ये भी हमारे पास, ये भी जो रिक्वेस्ट है हमारे पास साइकिल में, ये भी पॉसिबल है. दैट कैन ऑल्सो बी इम्प्रूव्ड. तो 3 रिक्वेस्ट आर दीज, 2 रिक्वेस्ट आर दीज, तो टोटल 5 रिक्वेस्ट है जो सेटिस्फाई कर सकते हैं, जो हम अप्रूव कर सकते हैं. बट दिस रिक्वेस्ट इज नॉट अप्रूव्ड फॉर द एम्प्लॉय सी जो बिल्डिंग 3 से बिल्डिंग 4 में आना चाह रहा है, बिकॉज देर इज नो वैकेंसी अवेलेबल इन बिल्डिंग 4. So out of 6 requests, 5 requests are can be approved. So the answer is 5, and we have to return the maximum number of achievable requests. Right. Similarly, इस एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल 3 की, सो देर इज अ वन रिक्वेस्ट की एक पर्सन है, पर्सन एक्स, ही वांट्स टू मूव फ्रॉम बिल्डिंग 0 टू बिल्डिंग 0, लाइक इट्स अ सेल्फ लूप. सो ये तो हमेशा अप्रूव्ड है, लाइक इट इज ऑलवेज पॉसिबल कि वो बिल्डिंग 0 को लीव कर रहा है एंड अगेन बिल्डिंग 0 में ट्रांसफर ले रहा है. Hence, this will always be approved. So this request will be approved one. उसके बाद इसमें चेक करें. So there is an employee Y who wants to move from building 1 to building 2, and there is an employee Z who wants to move from building 2 to building 1. Right. So ये request भी perform हो जाएंगी because they are forming a cycle.
जो एम्प्लॉय वाई है उसने लीव की होती है बिल्डिंग वाई को, बिल्डिंग वन को। सो बिल्डिंग वन में वैकेंसी क्रिएट होगी, दैट कैन बी फिल्ड बाय द एम्प्लॉय जेड। सो एम्प्लॉय जेड ने लीव की बिल्डिंग टू को एंड टेकन अ ट्रांसफर इन द बिल्डिंग वन। सो बिल्डिंग टू में वैकेंसी क्रिएट हुई, दैट कैन बी फिल्ड बाय द एम्प्लॉय वाई। सो कहने का मतलब ये आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल द रिक्वेस्ट, जो नेट रिजल्ट है, द नेट काउंट ऑफ द एम्प्लॉयज है बिल्डिंग वन, बिल्डिंग टू, बिल्डिंग जीरो में, दैट वुड बी रिमेन सेम। तभी वो रिक्वेस्ट अप्रूव हो पाएंगी, राइट। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेट्स सी। सो इस क्वेश्चन, इस एग्जांपल को ट्राई रन करके देखते हैं। दिस इज गिवन टू अस। अब देखिए, इनिशियली मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रिक्वेस्ट जीरो से। अब मेरे पास किसी भी आयत रिक्वेस्ट को परफॉर्म करूं या ना करूं, दो ऑप्शन अवेलेबल है, राइट। मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ रिक्वेस्ट परफॉर्म करनी है। सो उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो भी मैं सर्टेन नंबर ऑफ सेट ऑफ रिक्वेस्ट को परफॉर्म कर रहा हूँ, उसके बाद नेट काउंट ऑफ एम्प्लॉयज होंगे आफ्टर परफॉर्मिंग द रिक्वेस्ट in each building, they should be same as it was there before performing the request। ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में जो कंस्ट्रेंट्स गिवन है, टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट गिवन है, दे आर जस्ट 16 एंड 2 टू द पावर 16 होता है, लाइक इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 6। सो इट्स नॉट अ वेरी बिग नंबर। तो हम सभी कॉम्बिनेशन ऑफ रिक्वेस्ट को ट्राई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सो लेट्स से मेरे पास जीरो रिक्वेस्ट आई इनिशियली। देखें जो नेट चेंज है ट्रांसफर का इन ऑल द थ्री बिल्डिंग्स इज 0 0 0। इट मीन्स कि अभी तक ना कोई बंदा बिल्डिंग जीरो से मूव ऑन हुआ है, ना ही कोई बंदा यहाँ पे आया है, ठीक है। सो मेरे पास जैसे ही आई फर्स्ट रिक्वेस्ट आई, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं उसको परफॉर्म कर दूं या उसको परफॉर्म ना करूं। अगर मैं परफॉर्म कर दूंगा तो जो रिक्वेस्ट अप्रूव्ड हो चुकी है उसका काउंट वन हो जाएगा। एंड रिक्वेस्ट वन कहती है कि मुझे बिल्डिंग जीरो से बिल्डिंग जीरो में ही जाना है। तो बिल्डिंग जीरो का काउंट पहले जिसे जो गया होगा, तो बिल्डिंग जीरो में एक +1 की वैकेंसी क्रिएट हुई होगी। तो जैसे ही वो बंदा फिर से उसी बिल्डिंग में आ गया, तो इसको फिर से मैंने डिक्रीमेंट कर दिया -1 से। सो आई विल गेट अगेन जीरो। ठीक है, -1 से जैसे डिक्रीमेंट किया तो मुझे जीरो मिल जाएगा फिर से। सो हुआ क्या, आफ्टर परफॉर्मिंग द फर्स्ट रिक्वेस्ट, स्टिल दिस विल बी द नेट काउंट ऑफ द ट्रांसफर्स फॉर ऑल द बिल्डिंग्स। ठीक है, अगर मैं परफॉर्म नहीं करता हूँ तो सेम ही ट्रांसफर का जो नेट काउंट है वो यही रहेगा, बट द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट अप्रूव्ड इज जीरो हेयर। फिर जैसे रिक्वेस्ट नंबर टू आई, आई एम अगेन हैविंग अ टू ऑप्शन, आइदर आई परफॉर्म द रिक्वेस्ट नंबर टू और नॉट। अगर मैं रिक्वेस्ट टू को परफॉर्म करता हूँ, सो काउंट ऑफ अप्रूव्ड रिक्वेस्ट वुड बी टू। हुआ क्या, रिक्वेस्ट टू कहता है कि मैं बिल्डिंग वन से बिल्डिंग टू में ट्रांसफर ले रहा हूँ। सो बिल्डिंग जीरो वुड रिमेन सेम। सो बिल्डिंग वन से बंदा लीव कर रहा है, तो बिल्डिंग वन में एक वैकेंसी क्रिएट हो रही है और बिल्डिंग टू में मूव हो रहा है, तो बिल्डिंग टू में हमें एक वैकेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग -1 बिकॉज़ 0 -1 इज -1। ठीक है। अगर मैं इस रिक्वेस्ट को परफॉर्म नहीं करता तो मेरे पास एज इट इज चला जाता कि जो अप्रूव्ड रिक्वेस्ट ऑफ आर थी वो 1 थी, एंड मेरे पास जो ट्रांसफर का जो नेट काउंट है वो ये है फॉर ईच बिल्डिंग्स। उसके बाद थर्ड रिक्वेस्ट परफॉर्म की मैंने। अगर मैं थर्ड रिक्वेस्ट को परफॉर्म कर लेता हूँ फ्रॉम बिल्डिंग टू टू वन, सो टोटल नंबर ऑफ अप्रूव्ड रिक्वेस्ट 3 हो जाएंगी। एंड जो बिल्डिंग नंबर वन है उसमें एम्प्लॉय ट्रांसफर ले रहा है, सो बिल्डिंग वन में जो वैकेंसी थी वो डिक्रीज हो जाएगी 1 से, सो इट वुड बिकम 0। और बिल्डिंग टू को लीव कर रहा है एक बंदा, सो जो बिल्डिंग टू में जो वैकेंसी है वो क्रिएट हो जाएगी, सो -1 +1 वुड बी 0। अगर मैं इस थर्ड रिक्वेस्ट को परफॉर्म नहीं करता हूँ, सो आई विल गेट एज इट इज, राइट। अब मुझे बताना है कि ऐसा कौन सा वैलिड नेट, अगर देखो कोई भी रिक्वेस्ट का जो सेट मैंने परफॉर्म किया है अगर वो वैलिड होगा, सो इन द एंड जो नेट ट्रांसफर काउंट था दैट शुड बी 0 0 0। इट मीन जितने लोगों ने उस बिल्डिंग को लीव किया है उतने लोग ही उस बिल्डिंग में एडमिट भी हो चुके हैं, हेंस जो नेट काउंट है वो 0 0 0 है। तो यही चेक करेंगे, हमें वो सब बिल्डिंग चेक करनी है जिसका जो नेट, वो सब सेट ऑफ रिक्वेस्ट को चेक करना है जिनका नेट काउंट 0 है। उसके बाद द वन
for which the request count is maximum, the approved request count is maximum, that would be my answer. So in this case we are getting 3. इस वाले केस को चेक कर लें तो यहाँ पे हमारे पास जो नेट काउंट है बिल्डिंग्स का दैट इज नॉन जीरो फॉर बिल्डिंग 1 एंड बिल्डिंग 2. फॉर बिल्डिंग 2 इट इज -1, फॉर बिल्डिंग 1 इट इज +1. इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर सेट ऑफ रिक्वेस्ट कभी भी अप्रूव हो ही नहीं सकती, बिकॉज इफ इट वुड बी अ वैलिड रिक्वेस्ट, वैलिड सेट ऑफ रिक्वेस्ट, तो इन द एंड मुझे 0 0 चाहिए होता. बट इसके अकॉर्डिंग ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक बिल्डिंग 1 में एक्स्ट्रा वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है और बिल्डिंग 2 में एक एक्स्ट्रा पर्सन एडमिट हो चुका है. दैट्स द -1 रिप्रेजेंट्स, राइट. सो इसी के कारण दिस इज नॉट अ वैलिड सेट ऑफ रिक्वेस्ट. तो ये तो हमारा आंसर में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल इसको चेक करें. अब मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट 1 परफॉर्म कर चुका था. अब मैं रिक्वेस्ट नंबर 2 जो है वो कहती है 1 से 2 में, लेट्स से कि मैं 1 से 2 वाली रिक्वेस्ट को परफॉर्म कर लेता हूँ. तो व्हाट आई विल गेट कि जो बिल्डिंग 1 है उसमें एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, बिल्डिंग 2 में -1 हो जाएगा. उसके बाद फिर से और जो अप्रूव्ड काउंट ऑफ रिक्वेस्ट हो जाएंगी वो 1 हो जाएंगी यहाँ पे. उसके बाद जो थर्ड रिक्वेस्ट है उसको भी मैं परफॉर्म कर लेता हूँ बिल्डिंग 2 से 1 में. इसका मतलब है बिल्डिंग 2 को एक बंदा लीव कर रहा है, सो वैकेंसी वुड बी क्रिएटेड, सो आई हैव टू इंक्रीमेंट इट, सो -1 + 1 वुड बी 0. और बिल्डिंग 1 में मूव कर रहा है, सो एक वैकेंसी विल बी एग्जॉस्टेड. तो जो +1 था उसमें -1 करूंगा, उसको डिक्रीमेंट करूंगा, तो आई विल गेट 0. एंड टोटल नंबर ऑफ अप्रूव्ड रिक्वेस्ट वुड बी 2. अब मुझे देखना है क्या दिस इज अ वैलिड सेट ऑफ रिक्वेस्ट. सो इट इज अ वैलिड सेट ऑफ रिक्वेस्ट बिकॉज in the end I am getting the net transfer count equals to 0 0 0 for all the buildings and जो total number of approved requests है वो 2 है. So देख रहे हो this is the valid candidate for the answer, this is also valid candidate for the answer, but which one is maximum? 3 is maximum. In the question they asked us to count the maximum number of requests that can be achieved, so इसका आंसर 3 होगा. ठीक है. सो ऐसे करके हम इस क्वेश्चन को हमने परफॉर्म किया है. हम सभी रिक्वेस्ट के जो कॉम्बिनेशन उसको परफॉर्म करेंगे, उसको चेक करेंगे एंड मैं चेक करूंगा इन द एंड इफ द नेट ट्रांसफर काउंट इज 0, सो इट मींस इट्स अ वैलिड सेट ऑफ रिक्वेस्ट. सो आई विल अपडेट माय आंसर विद द मैक्सिमम ऑफ रिक्वेस्ट काउंट, अप्रूव्ड रिक्वेस्ट काउंट ऑफ ऑल द वैलिड सेट ऑफ रिक्वेस्ट्स. जैसे मैं एक्सप्लेन करूं अब कोड के थ्रू. सो इनिशियली हमें एक मैक्सिमम रिक्वेस्ट फंक्शन जो गिवन था उसमें मैंने जो नेट ट्रांसफर के लिए शिफ्टिंग फंक्शन बना लिया है फॉर ऑल द बिल्डिंग्स. सो इनिशियली जो नेट शिफ्टिंग हुई थी, जो नेट ट्रांसफर हुआ था वो 0 था फॉर ऑल द बिल्डिंग्स, सो आई हैव इनिशियलाइज्ड विद 0. आंसर विल बी स्टोरिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ अप्रूव्ड रिक्वेस्ट फॉर एनी वैलिड सेट ऑफ रिक्वेस्ट के लिए. ठीक है. उसके लिए उसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ विद इंडेक्स 0 से. दिस विल बी स्टोरिंग माय करंट अप्रूव्ड रिक्वेस्ट्स जो 0 होंगी इनिशियली. Then I'm passing my request vector, then I'm passing my shifting vector and my answer that will be storing the maximum number of approved request count for any valid set of request. और आखिरी में आंसर को रिटर्न कर रहा हूँ. Now let's see what the solve function is doing. First look at it. अगर मैं let's say कि जो इंडेक्स पे प्रेजेंट है उस रिक्वेस्ट को स्किप कर दूं, अगर मैं उस रिक्वेस्ट को चेक ही ना करूं, ठीक है, नॉट परफॉर्मिंग दिस रिक्वेस्ट. अगर मैं इस रिक्वेस्ट को परफॉर्म ही नहीं करूंगा तो होगा क्या, मैं नेक्स्ट इंडेक्स में मूव कर जाऊंगा, इंडेक्स +1, और जो रिक्वेस्ट काउंटर था दैट वुड रिमेन सेम, इट विल नॉट बी इफेक्टेड, और जो रिक्वेस्ट थी वो भी सेम रहेंगी एंड द शिफ्टिंग एरे वुड बी सेम एंड आंसर वुड आल्सो बी सेम. अगला आता है कि मैं इंडेक्स नंबर वाली जो रिक्वेस्ट को परफॉर्म कर देता हूँ. लेट्स से इफ आई अप्रूव द रिक्वेस्ट, इफ आई अप्रूव द रिक्वेस्ट आईडीएक्स रिक्वेस्ट, तो होगा क्या, मेरे पास एक बंदा है जो ट्रांसफर हो रहा होगा रिक्वेस्ट ऑफ आईडीएक्स 0 से लेकर आईडीएक्स 1 में. तो आईडीएक्स 0 से 1 0 में जा रहा है, इट मीन्स वहां पे तो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी. तो वैकेंसी क्रिएट हो रही होगी, तो लेट्स से उल्टा कर दिया मैंने, हालांकि वो भी सही था, बट जैसे हमने एक्सप्लेनेशन में देखा था वो इसके अकॉर्डिंग देखा था कि हमारे पास जो बिल्डिंग रिक्वेस्ट आईडीएक्स ऑफ 0 से बंदा मूव कर रहा है, तो इस वाली बिल्डिंग में एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, राइट. एंड
बंदा जो है बिल्डिंग रिक्वेस्ट ऑफ आईडीज कोमा 1 में जा रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर एक वैकेंसी एग्जिस्ट हो जाएगी और वहां पे हमें एक वैकेंसी की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए मैंने इसको डिक्रीमेंट कर दिया है। सो सिंस इस रिक्वेस्ट को हमने अप्रूव किया है, सो फॉर द नेक्स्ट आइटरेशन, फॉर द नेक्स्ट रिक्वेस्ट, मैं इंडेक्स प्लस 1 करूंगा एंड अपने पास जो रिक्वेस्ट काउंटर है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, बिकॉज वी हैव अप्रूव्ड द आईडीएक्स रिक्वेस्ट को, एंड हम रिक्वेस्ट शिफ्टिंग और आंसर को एज इट इज पास करेंगे। जैसे ही रिक्वेस्ट परफॉर्म होकर जाएगी, आई हैव टू बैक ट्रैक। सो इन ऑर्डर टू बैक ट्रैक व्हाट आई एम डूइंग इज, सो जो मैंने चेंजेस इंक्रीमेंट किए थे रिक्वेस्ट ऑफ आईडीएक्स को जीरो में, आईडीएक्स ऑफ जीरो में, उसको मैंने फिर से डिक्रीमेंट कर दिया है, और जो मैंने डिक्रीमेंट किया था आईडीएक्स ऑफ 1 में, उसको मैंने फर्दर इंक्रीमेंट कर दिया है। ठीक है, दिस इज द बैक ट्रैकिंग, वी डिड दिस फॉर बैक ट्रैकिंग। ऑलराइट, अब बेस कंडीशन देख लेते हैं। जैसे इंडेक्स को इंक्रीमेंट करते करते वी विल रीच द एंड, लाइक वंस वी हैव ऑलरेडी चेक्ड ऑल द रिक्वेस्ट, एंड में मैं क्या करूंगा कि जो वैलिड शिफ्टिंग है मेरे पास, जो शिफ्टिंग नेट शिफ्टिंग आई होगी थ्रू दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ रिक्वेस्ट, क्या वो वैलिड है या नहीं। अगर वो वैलिड होती है, तो जो रिक्वेस्ट मैंने अप्रूव की थी दैट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट काउंटर, तो रिक्वेस्ट काउंटर एंड आंसर का मैक्सिमम वैल्यू आई विल अगेन स्टोर इन माई आंसर वेरिएबल, राइट। वैलिड रिक्वेस्ट क्या चेक कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि इफ देर वुड बी एनी नॉन जीरो वैल्यू, इसका मतलब उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में जो नेट ट्रांसफर काउंट है दैट इज नॉट जीरो, वहां पे आइदर वैकेंसीज ज्यादा क्रिएट हो चुकी हैं या वहां पे मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एडमिट हो चुके हैं। सो इन दैट केस वी विल बी रिटर्निंग फॉल्स, otherwise if all the values are zero it means it's a valid set of requests, so we can return true in the end. So this is a simple code to solve this particular question. And time complexity की बात करें, so like at each particular iteration we are making a two recursive call, and total number of iteration would be equals to total number of requests. So let's say the total number of requests are m, then the time complexity would be m into 2 to the power, sorry, 2 to the power m would be the time complexity. ठीक है, because we are making two requests and we are having total m iterations, so 2 की power m would be the time complexity. So thank you guys for watching this particular video. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, then please subscribe to my YouTube channel, like this video. If you have any query or comment, then please write it down in the comment section. Thank you.